नमस्कार दोस्तों, CSS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं उत्पादन क्या होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम उत्पादन की अवधारणा, उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन की रीतियां, उत्पादन की विशेषताएं और उत्पादन का महत्व सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए समझ लेते हैं उत्पादन की धारणा के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक हैं सभी आज हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि हम अर्थ की बात करें, उत्पादन का क्या अर्थ होता है, तो आसान भाषा में यदि हम समझें तो जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन को एक अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अलग रूप से परिभाषित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विज्ञान हमें कुछ और बताता है। विज्ञान क्या कहता है कि मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। सारी वस्तुएं प्रकृति द्वारा पहले से उपस्थित हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं और उनकी उपयोगिता में केवल वृद्धि की जाती है, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। इसी अर्थ में अर्थशास्त्र में ये परिभाषा दी जाती है, उत्पादन की परिभाषा को दिया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं उत्पादन का अर्थ। उत्पादन से तात्पर्य पदार्थों जो कि प्रकृति द्वारा हमें क्या है, प्रदत्त हैं, पहले से प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं, जो कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता का सृजन करता है, उससे लगाया जाता है। उत्पादन का अर्थ किससे लगाया जाता है? उत्पादन का अर्थ जो प्रकृति द्वारा हमें पहले से कई सारे पदार्थ वातावरण में उपलब्ध हैं और जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी उपयोगिता के सृजन से लगाया जाता है। उपयोगिता के सृजन से मतलब कि एक उदाहरण यदि हम लें, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी पहले से उपलब्ध है धरती पर और यदि बढ़ई उससे कुर्सी टेबल बनाता है तो क्या करता है, उसकी उपयोगिता बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करता है, जिससे कि उसका मूल्य निर्धारित होता है और फिर वह बन जाती है क्या, आर्थिक वस्तु। इसी प्रकार से ये परिभाषा है कि जो भी पदार्थ प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी उपयोगिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। ये हो गया। अब इसकी हम समझ लेते हैं एक परिभाषा। तो उत्पादन की परिभाषा के तौर पर मार्शल की जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। मार्शल क्या कहते हैं? व्यक्ति भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता है। इन्होंने भी वही बात कही है जो कि विज्ञान कहता है। मानसिक एवं नैतिक क्षेत्र में भले ही नए नए विचारों को जन्म दे सकता है, परंतु जब भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता को ही सृजन कर पाता है। क्या कर पाता है? उपयोगिता को ही सृजन कर पाता है। मतलब मार्शल की जो परिभाषा है वो भी विज्ञान के अनुसार है, या हम उसे वैज्ञानिक परिभाषा कह सकते हैं। क्या परिभाषा है? व्यक्ति भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता है, मानसिक एवं नैतिक क्षेत्र में भले ही नए नए विचारों को वह जन्म दे दे, परंतु जब भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता को बढ़ाने का या उपयोगिता को सृजन करने, सृजन का मतलब क्या होता है, जन्म देना। उपयोगिता को बढ़ा सकता है, केवल निर्माण नहीं कर सकता। पदार्थ पहले से ही वातावरण में सारे पदार्थ उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो इस विचार से सहमत नहीं है। कौन से वाले विचार से? कि जो मनुष्य रहता है वह पदार्थों की उपयोगिता बढ़ा सकता है और बढ़ाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना क्या है कि ठीक है, ये बात तो सही है कि जो वस्तु रहती है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन साथ में उसका एक मूल्य का भी निर्धारण होता है। क्या होता है? एक मूल्य भी निश्चित हो जाता है उसकी। जैसे ही उपयोगिता बढ़ जाती है तो उसका मूल्य का निर्धारण भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें श्रम और पूंजी का समावेश हो जाता है। श्रम और पूंजी का समावेश कैसे? जैसे लकड़ी है, लकड़ी को बढ़ई कुर्सी में परिवर्तित करेगा तो उसका श्रम उसमें लग गया और वह उसका एक मूल्य निर्धारित करके फिर बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा। तो उसने उत्पादन कुर्सी का किया लकड़ी से, तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ाई और एक मूल्य का भी निर्धारण किया। तो हम केवल उपयोगिता सृजन को ही उत्पादन नहीं कह सकते। किसे उत्पादन कहेंगे? उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा मूल्यों का निर्माण है। मतलब प्रोफेसर टॉमस के अनुसार उत्पादन की क्या परिभाषा है? उत्पादन की सर्वोच्चतम परिभाषा मूल्यों का निर्माण है। मतलब कि उपयोगिता की वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु के मूल्य में भी
वृद्धि होती है या एक मूल्य का भी निर्माण होता है, जिसे हम उत्पादन कह सकते हैं। तो अब इन सभी पर चर्चा करने के बाद हम आसान सी क्या परिभाषा लिख सकते हैं? उत्पादन से तात्पर्य जो पदार्थ प्रकृति द्वारा पहले से प्रदत्त हैं और जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का गुण रखते हैं, उनकी उपयोगिता में सृजन किया जाए या उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, जिससे कि एक मूल्य का निर्धारण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आइए, उत्पादन के लिए मैंने एक लाइन और लिखी हुई है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जो उपयोगिता का सृजन करती है, जबकि उपभोग वह क्रिया है जो उपयोगिता को नष्ट करती है। उपयोगिता को नष्ट करना और जन्म देना। तो उपयोगिता को जन्म देना मतलब उपयोगिता का निर्माण करना, मतलब कि उत्पादन करना, उसे हम कहते हैं उत्पादन। जब उपयोगिता का सृजन होता है तो क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। और जब उपयोगिता नष्ट होगी, उसे समाप्त किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? उपभोग। यानी उत्पादन वह प्रक्रिया है जो उपयोगिता का सृजन करती है, जबकि उपभोग वह प्रक्रिया है जो उपयोगिता को नष्ट करती है। तो यदि उपयोगिता सृजन या फिर उत्पादन और उपभोग दोनों में अंतर पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? उत्पादन वह प्रक्रिया है जो उपयोगिता का सृजन करती है, जबकि उपभोग वह प्रक्रिया है जो कि उपयोगिता को नष्ट करती है। ये दोनों में अंतर है, एक निर्माण करती है और एक अंत करती है। तो ये तो दोनों का हो गया। यदि अंतर पूछा जाता है तो ये हमें लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम उपयोगिता सृजन की रीतियां। जो निर्माण की रीतियां हैं, निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस किस तरीके से उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। उत्पादन समझ लिया, क्या है? उपयोगिता में सृजन। अब जो सृजन है वो किस किस तरीके से किया जाता है, उसे हम पढ़ेंगे सृजन की रीतियों में। तो पहला है रूप परिवर्तन के द्वारा। रूप परिवर्तन के द्वारा मतलब कि जैसे हमने बढ़ई का उदाहरण लिया। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी से सामान बनाता है, जैसे कुर्सी, टेबल, ये हुआ। ये बना के वो लकड़ी का क्या कर देता है? एक रूप परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार जैसे कपास है, कपास जो है उसका कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनाने के बाद फिर पहनने वाले कपड़े बनाए जाएंगे, रेडीमेड कपड़े बनाए जाएंगे। तो उसका क्या कर दिया? रूप परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या होता है? रूप परिवर्तन के द्वारा उत्पादन कहते हैं उसे। और दूसरा है स्थान परिवर्तन के द्वारा। स्थान परिवर्तन के द्वारा वस्तुओं को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाता है, वो आता है स्थान परिवर्तन में। जैसे कोयले की खानें हैं, कोयले की खानों से कोयला निकाला जाता है, वहाँ उसकी उपयोगिता नहीं रहती है, लेकिन कोयले को ट्रांसपोर्ट के जरिए जब उद्योगों तक पहुँचाया जाता है, जो कि उत्पादन में काम आता है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से तीसरा है समय परिवर्तन के द्वारा। समय परिवर्तन के द्वारा उपयोगिता किस प्रकार से बढ़ जाती है? लोग कहते हैं पुराने चावल खाने में अच्छे लगते हैं नए चावल के बदले। मतलब कि जो व्यापारी रहते हैं वो नए चावल को स्टोर करके रखते हैं और पुराने चावल को बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि नए चावल का जो स्वाद रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है और पुराने चावल का स्वाद अधिक रहता है। तो इसमें क्या हो गया? समय परिवर्तन हो गया। जब उसका उत्पादन हुआ उस समय उसका उपभोग नहीं हुआ। उपभोग कब हुआ? समय परिवर्तन के साथ, जब उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं समय परिवर्तन के द्वारा उत्पादन करना या उसमें वृद्धि, उपयोगिता में वृद्धि करना। चौथा है अधिकार परिवर्तन के द्वारा। अधिकार परिवर्तन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस वस्तु के जो स्वामित्व है उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे एक पुस्तक है, पुस्तक जब तक पुस्तक भंडार में रहती है तब तक उसकी उपयोगिता नहीं रहती, लेकिन जब वह एक विद्यार्थी के पास पहुंच जाती है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वह उसको उपयोग करने लगा है, वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो ये होती है किसके द्वारा? अधिकार परिवर्तन के द्वारा। पुस्तकालय से कहाँ पहुंची? विद्यार्थी के पास। तो अधिकार उसका चेंज हो गया, स्वामित्व किसके पास पहुंच गया? पुस्तक भंडार से एक विद्यार्थी के पास पहुंच गया। तो इसको कहते हैं अधिकार परिवर्तन। पांचवा देखिए, सेवा के द्वारा। सेवाओं का उत्पादन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर यदि जैसे डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, ये सब क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं। संचार प्रक्रिया है, परिवहन है। अब इनसे यदि हम काम ना लें, सेवा ना लें, तो उनका उत्पादन काउंट होगा क्या? नहीं होगा। तो जब हम सेवा लेंगे तभी उसका उत्पादन होगा।
तो उसे क्या कहेंगे, सेवा द्वारा उत्पादन। यदि हम वकील के पास जाएंगे, उसको हमारा केस देंगे तो उसे काम मिलेगा, तब हम उसकी सेवा लेंगे। तब तक सेवा नहीं लेंगे जब तक उसका उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि वह ऐसी सेवाएं हैं जब उनका उत्पादन किया जाता है तभी उनका उपभोग भी होता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सेवा द्वारा उत्पादन क्या है, जैसे कि वकील की सेवा, डॉक्टर की सेवा, बैंक की सेवा, ये सब क्या है, सेवा द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ज्ञान के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि, ज्ञान के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है। जैसे आप टेलीविजन पर एड्स देखते हो, ये एड जो आते हैं हमें क्या देते हैं, उस वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मतलब कि ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि एक शॉप का एडवर्टाइजमेंट है या कार का एडवर्टाइजमेंट है, कार के एडवर्टाइजमेंट में हमें ये बताया जाता है कि कार में क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी कितनी स्पीड है, कितने इंजन है, ये सब क्या है, ज्ञान दिया जा रहा है। तो ज्ञान क्या किया जा रहा है, ज्ञान के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा रही है। उपयोगिता में ज्ञान के द्वारा वृद्धि मतलब कि उपयोगिता का सृजन, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो ये जो सारी रीतियां हैं, ये किसकी रीतियां हैं, उपयोगिता में वृद्धि की, उपयोगिता के सृजन की रीतियां हैं। पहली रूप परिवर्तन के द्वारा, जब वस्तु के रूप में परिवर्तन किया जाए। स्थान परिवर्तन, जब उसके स्थान में परिवर्तन किया जाए। समय परिवर्तन, उसके समय उपभोग में जो है परिवर्तन किया जाए। चौथा अधिकार के द्वारा, जो उसका अधिकार है पहले एक व्यक्ति के पास था, किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाने से वह उपयोगी हो जाती है। सेवा के उत्पादन द्वारा और ज्ञान के द्वारा, ये सारी रीतियां किसकी रीतियां हो गई हैं, उपयोगिता सृजन की। तो उपयोगिता सृजन की यदि रीतियां आ जाती हैं तो आप लिख सकेंगे आसानी से। अब समझ लेते हैं हम उत्पादन की क्या है विशेषताएं। उत्पादन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ये सब रीतियां उत्पादन की रीतियां हैं जिन्हें हम उपयोगिता सृजन मतलब कि उत्पादन की रीतियां या फिर उपयोगिता सृजन की, दोनों ही पूछा जा सकता है। या तो उत्पादन की रीतियां पूछा जा सकता है या उपयोगिता सृजन की रीतियां पूछा जा सकता है। तो इन पांचों को ध्यान में रखना है। अब समझ लेते हैं उत्पादन की विशेषताएं। तो उत्पादन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन पर गौर करते हैं। तो पहला पॉइंट है, वस्तुएं व सेवाएं मानवीय श्रम व पूंजी द्वारा उत्पादित होनी चाहिए। किसके द्वारा होनी चाहिए, मानवीय श्रम व पूंजी के द्वारा। यदि इनके द्वारा ये उत्पादित नहीं रहेंगी तो वो क्या होंगी, फिर वो होंगी प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे कि पानी, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है, इनमें मानवीय श्रम और पूंजी लगी रहती है, नहीं लगी रहती है। वस्तुओं में क्या लगा रहता है, मानवीय श्रम लगा रहता है। जैसे कि दर्जी कपड़े का निर्माण करता है और बढ़ई जो है वो लकड़ी के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसमें मानवीय श्रम लगता है, कुछ उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे कि बढ़ई जो है वो कील ठोक कर ही बनाएगा, तो कील के लिए वो पैसा लगाएगा, तो उसकी पूंजी भी लगी हुई है, श्रम भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, वस्तुओं में मानवीय श्रम व पूंजी द्वारा उत्पादित होती हैं, ये इसकी एक विशेषता है। अब देखिए, श्रम द्वारा यदि केवल उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक तौर से केवल श्रम लगा हो उसमें, तो उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष उत्पादन। क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष उत्पादन। और इसमें श्रम के साथ साथ पूंजी भी लगी है तो फिर क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष उत्पादन। और यदि ये दोनों पूछे जाते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में ही इसकी परिभाषा दे सकते हैं। श्रम द्वारा, केवल श्रम के द्वारा उत्पादित होंगी वस्तुएं तो प्रत्यक्ष उत्पादन होगा, श्रम व पूंजी के द्वारा होंगी तो फिर अप्रत्यक्ष उत्पादन होगा, और ये केवल पूंजी के द्वारा हो तो अप्रत्यक्ष उत्पादन होगा। ये दोनों को हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाइए दूसरी विशेषता पर। दूसरी विशेषता है, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में सीमित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। सीमित नहीं होगी मतलब असीमित मात्रा में है तो वो क्या होंगी, फिर प्राकृतिक वस्तुएं रहती हैं, जिनका हमने उदाहरण ले लिया है, वायु, पानी, जल, ये सब क्या है, असीमित मात्रा में रहती है, कितना भी इनका उपभोग कर लो ये समाप्त नहीं होती है। तो इनकी क्या होनी चाहिए, एक सीमित मात्रा, सीमित उपलब्धता होनी चाहिए, तभी उनको हम वस्तुओं में या आर्थिक वस्तुओं में जोड़ सकते हैं। आर्थिक वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं हमने पढ़ी हुई हैं। इसके बाद चलिए, वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य भी होना चाहिए। यदि मौद्रिक मूल्य नहीं होगा तो फिर किस में आ जाएंगी, वो प्राकृतिक वस्तुओं में आ जाएंगी। तो वस्तुओं का यदि निर्माण किया जा रहा है
तो उनमें श्रम और पूंजी शामिल होनी चाहिए और उनका एक मूल्य निर्धारित होना चाहिए, ये विशेषता है। इसके बाद चौथी देखिए, वस्तुओं व सेवाओं की एक निश्चित लागत होनी चाहिए। जब उसमें श्रम और पूंजी लगता है तो लागत होती है, और किसी भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें लागत लगती है। किसी भी वस्तु का निर्माण कर लीजिए, तभी लागत नहीं होगी तो फिर उसका मूल्य निर्धारित नहीं होगा। मूल्य निर्धारित नहीं होगा मतलब कि वह आर्थिक वस्तु नहीं है, और यदि आर्थिक वस्तु है तो उसमें श्रम और पूंजी लगा हुआ है। श्रम और पूंजी लगा हुआ है मतलब कि उसके मूल्य का एक निर्धारण है और उसकी एक लागत है। इसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होना चाहिए। जब भी निर्माण होता है किसी वस्तु का तो वो एक आवश्यकता को, जब उस वस्तु की मांग होती है, और मांग कब होती है, जब उसकी आवश्यकता होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और जो साधन है वो क्या है, सीमित है। तो वही बात हमें ध्यान रखना है और उसमें इस पॉइंट में लिखना है हमें कि जो मनुष्य की आवश्यकता रहती है वस्तु का, यदि कोई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो उसके द्वारा उस आवश्यकता की, किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये हमें याद रखना है उत्पादन की विशेषताओं में। एक बार और नजर डाल लें कौन कौन से 5 पॉइंट हैं। पहला है वस्तुओं व सेवाएं मानवीय श्रम व पूंजी द्वारा उत्पादित होनी चाहिए। दूसरा, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में सीमित होनी चाहिए। तीसरा, वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। चौथा, वस्तुओं व सेवाओं की एक निश्चित लागत होनी चाहिए। और पांचवा, जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं इनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होना चाहिए। ये 5 विशेषताएं यदि किसी वस्तु में है तो उसे हम उत्पादन कहेंगे या फिर उपयोगिता सृजन कहेंगे। अब समझ लेते हैं लास्ट पॉइंट इसका जो रह गया है वो है उत्पादन का महत्व। उत्पादन का क्या महत्व होता है भाई, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सबसे पहले तो यही महत्व है उसका कि जब किसी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं रहती हैं उसकी पूर्ति के लिए किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। और निर्माण क्यों किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो महत्व में हम सबसे पहले पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उत्पादन से। क्या होता है, मनुष्य की जो आवश्यकता है वो असीमित है और किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का निर्माण करना संभव है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, जीवन स्तर का निर्धारण। उत्पादन के आधार पर ही किसी देश के व्यक्तियों के जीवन स्तर का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से, यदि अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है मतलब कि उच्च वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो हम ये लगा सकते हैं कि उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च गुणवत्ता का है, अच्छा जीवन स्तर वह व्यतीत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस देश का उत्पादन अच्छा है। जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय कुछ देश हैं, उन देशों में जो उत्पादन का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। तो क्या उनको क्या माना जाता है, विकसित देश माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो उत्पादन है वह बड़े स्तर पर होता है, विश्व भर से उनका व्यापार चलता है। इसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति होती है। उत्पादन अधिक होगा तो व्यापार और वाणिज्य की प्रगति होगी। व्यापार अधिक कर सकते हैं हम, दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा। और कम वस्तुओं का उत्पादन होगा तो केवल हमारे देश के नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा देखिए, सार्वजनिक आय में वृद्धि होती है। उत्पादन बढ़ेगा, बिक्री ज़्यादा होगी तो फिर आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी मतलब कि सार्वजनिक आय मतलब उस देश के प्रत्येक नागरिक की उत्पादन से आय में वृद्धि होती है। किस प्रकार से वृद्धि होती है, उत्पादन कार्य होता है तो उसमें फिर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार का निर्माण होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, फिर वह उत्पादन पे खर्च करते हैं, फिर और ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये 3-4 बिंदु जो हैं ये किस में आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे उत्पादन के महत्व में। तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है, उत्पादन का अर्थ भी समझ लिया, उत्पादन की परिभाषा भी देख ली, उत्पादन की जो रीतियां हैं वो भी समझ ली हैं, उत्पादन और उपभोग में अंतर भी समझ लिया। उसके बाद उत्पादन की विशेषताएं और उत्पादन का महत्व, जितने भी पॉइंट थे सारे कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। और
अब इस चैप्टर में जो रह गया है उत्पादन के साधन, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये सारे क्या है, ये उत्पादन के साधन है। अब एक एक करके इन पर हम चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।